हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। करंट अफेयर्स की क्लासेस हमने रिज्यूम की हैं कल से, उसी को एक बार नेक्स्ट लेक्चर अब आज शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू मेक वन क्लैरिफिकेशन। सम ऑफ यू आर टेकिंग नायब तहसीलदार का पेपर, कोई एग्जाम दे रहा है एएसपी का एंड सो ऑन। अब बच्चे मेरी बात सुनो, पीसीएस के बच्चों के लिए हमने लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स करवाने का ये प्लान बनाया है। ये पीसीएस के वो बच्चे हैं जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में पूरा अपना सीसैट हमारे साथ अच्छे से किया है और इन्होंने पूरा जीएस कर रखा है। तो मुझे लगता है कि अब सारे बच्चों का, जो भी बच्चे हमारे इसमें हैं, उनका प्रीलिम्स अच्छा हो, इसके लिए हम ओवरली कॉन्शियस होके 2 साल के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अदरवाइज 2 साल के करंट अफेयर्स करना कोई बहुत ज्यादा ऐसे समझदारी वाली बात नहीं है, ये तो पीसीएस के लिए करवा रहे हैं। तो अगर आप नायब तहसीलदार या एएसपी के पेपर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बेटा 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं आपको, हद से हद 8 महीने के, 2-2 साल के नहीं करने। ये वैसे कॉमन करंट अफेयर्स हैं, लेकिन मैंने इनको स्टार्ट कैसे किया अगर आप देखोगे, हमने पीछे से शुरू किया है। दिसंबर 2020, कल मैंने दिसंबर और नवंबर 2020 के आपको करवाई पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज मैं सितंबर टू अक्टूबर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो करवाऊंगा, ठीक। एंड देन कल की क्लास में फिर पिछले 2 महीने। तो इस तरह से करते करते हम आगे से पीछे चल रहे हैं। सिमिलरली फिर मैं इकोनॉमी रिलेटेड एंड देन सो ऑन। आप लोगों को 6-8 महीने के करंट अफेयर्स बहुत हैं, दे आर कॉल्ड करंट अफेयर्स फॉर अ रीजन। 2-2 साल पुरानी खबरें ऐसे करंट अफेयर्स नहीं होती। ये तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि अगर इन मतलब बच्चों को आजकल ये रहता है कि यूपीएससी में और पीसीएस में आजकल पुरानी पुरानी चीजें भी पूछ लेते हैं, 2 साल पुरानी, इसलिए बच्चों के फियर्स को रिमूव करने के लिए करवाए जा रहे हैं। कोई से टेंशन नहीं लेनी। 6-6 महीने के करंट अफेयर्स करो, एएसपी का पेपर दे के आओ, पेपर क्लियर होगा। 6 महीने के करंट अफेयर्स करो, नायब तहसीलदार का पेपर दे के आओ, पेपर क्लियर होगा। ऐसे टेंशन नहीं लेनी। चलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था वर्चुअल कोर्ट्स इन इंडिया, कल हमने अच्छे से किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट्स एक अलग चीज है, वर्चुअल कोर्ट एक अलग चीज है। वर्चुअल कोर्ट में क्या था, लिटिगेंट जो है वो भी उसका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, लॉयर का भी वहां पर फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। वर्चुअली ही सारा कोर्ट केस चलाया जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटल जस्टिस। आज यूपीएससी में बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ऐसे आए हैं, तो डिजिटल जस्टिस भी देखो कितना अच्छा टॉपिक बनता है कि डिजिटल जस्टिस इज चीप, फास्ट एंड सिटीजन फ्रेंडली। आपको भी पीसीएस में ऐसे लिखने होंगे, इस तरह की चीजों को आपने ध्यान रखना है। चीप, फास्ट एंड सिटीजन फ्रेंडली। तो ये अब मैं आपको खबर क्या करवा रहा हूं, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था वर्चुअल कोर्ट क्या होती है। अब सुनो, मेरे को एक वैसे कॉन्सेप्ट आपको बताना है। हमने की थी कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी से टॉपिक किया था, उसमें हमने पहले की थी फाइनेंस कमिटीज। फाइनेंस कमिटीज में हमने 3 टाइप की कमिटीज की थी, ये पीएससी की थी, सीओपीयू की थी और एस्टिमेट्स कमेटी की थी। ये 3 कमेटी की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि वी हैव अबाउट 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एज वेल। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंस, लॉ एंड जस्टिस। इस तरह से एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जो लॉ से रिलेटेड, पब्लिक ग्रीवेंस से रिलेटेड मैटर्स पे, बिल्स के ऊपर लेजिस्लेट जब हो रहा होता है तो उन बिल्स को अच्छे से पढ़ती है, ठीक। उस कमेटी ने बोला है कि जब कोविड खत्म हो जाए, जब कोविड खत्म हो जाए उसके बाद में भी वर्चुअल कोर्ट्स तो जारी रहनी चाहिए। आप 10-10 घंटे की ड्राइव करवा के लिटिगेंट्स को कोर्ट्स में बुलाना बंद करो, ऑनलाइन आ जाएगा बंदा, वहां पे जज के पास पेशी लगा देगा और इसी तरह से हम कोर्ट केस भी चला लेंगे, ठीक। आपको बस ये पता हो कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी एक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ये वाली कमेटी, और इसने बोला है कि वर्चुअल कोर्ट्स जो है इंडिया में कंटिन्यू चलनी चाहिए। सेकेंड, ये सुनो भाई, आपने होम्योपैथी की दवाई कभी पक्का ली होगी, वो मीठी मीठी सी गोलियां जो हम छोटे होते जब घर वाले कई बार ले जाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास,
इफेक्टिव होती हैं। और हमारे यहाँ पंजाब में एक इनका एक स्टीरियोटाइप भी है कि आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो पूछेंगे दादा का परदादा का पूरी सबका पूछ पूछा के आधे घंटे बाद आपको मीठी गोलियां देते हैं। ठीक, एनीवेज डॉक्टर्स हैं ये होम्योपैथी वाले, इनके लिए एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। क्लियर? ये जो बिल है ये दोनों हाउसेस से पास हो गया। ये बिल क्या करना चाह रहा है? ये चाहता है कि हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करें हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। हमारी कंट्री में इतने एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है जितने मरीज हैं। आप देखोगे तो एक हॉस्पिटल में आप चले जाओ पीजीआई वगैरह में, तो आप देखोगे कुछ तो डॉक्टर्स हैं लेकिन पार्किंग तक में मरीज लेटे हुए हैं। तो ऐसे आइडली क्या होना चाहिए कि ये बात बड़ी बार बोली जाती है कि जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये यूनानी, ये वाले जो हैं सिद्ध वाले, इस टाइप के जो है ना, तो ये वाले जो डॉक्टर्स हैं ये सर्जरीज ना करें। इनकी थोड़ी रिसर्च के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार उठते हैं एलोपैथिक की तरफ से। ये अब अगर आप डॉक्टर्स एलोपैथिक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शायद आपका अलग व्यू पॉइंट होगा, पर आपने देखना है पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिसी मेकर को पता है कि यार मेरे पास में एलोपैथिक डॉक्टर है नहीं, जिसको हम अंग्रेजी दवाइयों वाले डॉक्टर बोलते हैं, वो मेरे पास है नहीं, लेकिन मरीज तो हैं, तो आई शुड हैव समथिंग, मैं लोगों को कुछ तो इलाज करने के लिए डॉक्टर दे पाऊं। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर कल ही के लेक्चर की तरह आपको ये फॉन्ट छोटा लग रहा हो तो टेंशन मत लेना, आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी। तो पहली चीज क्या है, हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल होने चाहिए। उसके बाद में इनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, हमारे यहाँ पे होम्योपैथी से रिलेटेड इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, आपको पता हो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ये क्या काम किया करेगी? पहले तो सभी स्टेट्स 3 साल के अंदर एक स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर होम्योपैथी बनाएंगी। सारी स्टेट्स में होम्योपैथी को लेके इंफ्रा क्रिएट किया जाएगा। इंफ्रा का मतलब क्या है? क्लिनिक्स बनाए जाएंगे जहां पे होम्योपैथी का ऐसे इलाज किया जा सके लोगों को। दूसरा क्या किया जाएगा कि ये बॉडी इन जनरल मतलब देखेगी कि यार होम्योपैथी से रिलेटेड हमारी कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रीवेंसेस है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब होम्योपैथी से रिलेटेड ही दो चीजें जो और हैं वो क्या है, एक ये ही बिल ने पास किया है कि कॉमन यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो। जैसे नीट का एग्जाम होता है एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, है ना, ऐसे ही एमडी में एडमिशन लेने के लिए एलोपैथी में, वैसे ही एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो जिसको जब बच्चे पास करते हैं तो वो होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं। सिमिलरली एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जिनको बच्चे पास करते हैं तो वो होम्योपैथी में टीचर बनने के लिए, इन ऑर्डर टू टीच इन होम्योपैथी साइंस, आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। एनीवेज आपको बस ये पता हो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बनी है। इसका नोट्स में ना हमने ये भी बता रखा है कि नेशनल कमीशन में कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी होंगे और बहुत कुछ। उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम में रिकलेक्ट भी नहीं होगा। सेकंड, अब यार ये वाली खबर भी किसी काम की नहीं थी पर इसमें से एक चीज काम की है। अभी जब कोविड के बाद में हमारे एमपीज ने, हमारे महान एमपीज ने एक बिल पास किया और अपनी सैलरी 30% डिक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी। अब क्या है, अदरवाइज हमारे एमपीज को जो है 1 लाख सैलरी मिलती है, प्लस 70,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, प्लस 60,000 रुपये बाकी खर्चों के लिए मिलते हैं, एंड उसके बाद में और बहुत चीजें मिलती हैं। ये 1 लाख रुपए में से उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है 30% कम कर दी। एक इनका सिंपल सा बिल होता है, सैलरी अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल आया और उन्होंने पास कर दिया। एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था कि सर इनकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में क्यों नहीं लिखी हुई, ताकि इस तरह से कम करी जा सके, बढ़ाई जा सके इजिली। ठीक, तो एनीवेज अब इन्होंने ये इस तरह से कम कर दी। ये कोई खबरों में खबर नहीं है ना, तो इससे यही होगा कि जी इंडिया के बड़े पैसे बच जाएंगे। खबर क्या है कि इसी से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक होता है बच्चे एमपी लैड्स फंड। ये क्या होता है? ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकल एरिया
डेवलपमेंट फंड मिलता है, ये मिलता है ₹5 करोड़ पर ईयर। तो ये वाली जो स्कीम है ना 1993 में स्टार्ट की गई थी। क्या हुआ कि धीरे 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 इसको मिनिस्ट्री, ये किसके अंडर होता है, एमपी लैड फंड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर हम एमपी लैड फंड देते हैं कि बंदा जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कर सके। आपने कई बार देखा होगा कि कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गाड़ी जा रही होती है, मान लो एम्बुलेंस टाइप, और इस पे लिखा होता है कि फंडेड बाय एमपी लैड फंड ऑफ एमपी श्रीमती किरण खेर, चंडीगढ़ में लिखा होगा, या श्री पवन कुमार बंसल जब वो थे हमारे यहाँ पे एमपी, एंड सिमिलरली आपके स्टेट्स में भी लिखा होगा। पॉइंट समझ आ गया क्या है एमपी लैड फंड? वो फंड जो मिलता है एमपीज को अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। इसके ऊपर बहुत रिपोर्ट्स आती हैं कि यार ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये बंद होना चाहिए, एंड देन सो ऑन। ठीक, इसके अंदर वैसे है क्या, कई लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि एमपी लैड फंड का जो पैसा है इसको आप वापस डालो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और कोई ढंग की स्कीम उतारो, एमपीज सही से इसको स्पेंड नहीं करते। खैर हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बस आपको पता हो कि एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? चलो जी, उसके बाद में ये वाली बिल, इसको आप वो कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इस महीने में ना, इन महीनों में एक चीज और हुई थी जो मैं आज नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 3 फार्म बिल्स, ये 3 फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, आपको इनके नाम भी पता है। ठीक, एक था अपना इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, एक एसेंशियल कमोडिटी से, और एक मार्केटिंग से रिलेटेड। इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके नेगेटिव हैं, क्या असली में होना चाहिए। ठीक, और क्या ये बिल फार्मर्स के इश्यूज को एड्रेस करता है। एक्चुअल आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इमोशनल इश्यूज। तो क्या ये फार्मर्स के इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करता है, वी विल डू दैट सेपरेटली। अब सुनिए आप नेक्स्ट, जब कोविड हुआ तो हमारे गवर्नमेंट ने भी और हमारे आरबीआई ने भी एक चीज बोली, वो बोलते हैं कि यार जिन लोगों के पास में अभी कोविड के टाइम पे ना कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारी लोग घर में बैठे हैं, काफी ज्यादा जॉबलेसनेस हुई है, तो ऐसा बोला गया कि यार जिन लोगों के पास में अभी लोन वापस करने के पैसे नहीं है उन लोगों के लिए एक मोराटोरियम लगा दिया गया। ठीक, मोराटोरियम का मतलब क्या है कि आपको बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, पहले अगर आपकी 3 किश्तें ईएमआईज अपने लोन की अगर आप नहीं पे करते तो आपके खिलाफ कोई केस लिया, वो कोई केस होता। अब इन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, दैट डज नॉट मीन कि आपकी वाली किस्तें माफ हो गई, बट पोस्टपोन हो गई थोड़ी देर के लिए। नाउ अब ये बोला गया है कि यार बिकॉज ऑफ पैंडेमिक पीपल डू नॉट, स्पेशली जो स्मॉल जो वो हैं कंपनीज हैं उनके पास में पैसे नहीं है लौटाने के लिए, लोन रीपेमेंट के लिए या फिर इंटरेस्ट देने के लिए, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको ऐसा बोला गया था कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए। उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाए। क्लियर? तो अब ये तो एक फैक्ट हो गया, बेसिक्स आपको पता हो, बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या? आईबीसी आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ है, बहुत बार राघव सर ने भी किया है, अभिषेक सर ने भी किया था। ठीक, दोनों ने किया हुआ है, आई होप आपने इकोनॉमी में किया होगा। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत एक अच्छा कोड माना गया है, रिफॉर्म माना गया है। पहले क्या होता था कि कंपनीज थी, अब कंपनीज नहीं रन हो पा रही, वो कंपनीज को ना आपने बंद कर दिया। उस कंपनी को आपको मौका देना चाहिए था कि यार अगर तू रीस्ट्रक्चर कर सकता है और दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो सकता है तो चल ले, और तू 100 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देगा, सरकार के पैसे भी वापस कर देगा। हमारी कंट्री में जो सिक कंपनीज हैं, जो कंपनीज अच्छा नहीं कर पा रही, जिनकी बैंकरप्सी के दिन आए हुए हैं, जिनके पास एनफ कैश नहीं है, पैसे नहीं आए, मान लो, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी का बिजनेस मॉडल घटिया है,
मान लो किसी कंपनी के बहुत सारे पैसे कहीं पे फंस गए। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरी है सीमेंट की कंपनी और मैंने बहुत सारा सीमेंट दिया हुआ था अभी फरवरी के महीने में कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, और लॉकडाउन के बाद कंस्ट्रक्शन रुक गई। तो दैट डज नॉट मीन कि मेरा कोई बिजनेस मॉडल खराब है, लेकिन अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से बैंक का लोन वापस करूं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कि कैसे हमने अपनी कंट्री में कंपनीज और सरकार के बीच में एक अच्छा तालमेल बना के रखना है, ताकि जितना इजी बिजनेस स्टार्ट करना हो उतना ही इजी हो बिजनेस से बाहर जाना विदाउट एनी लॉस फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। तो एक थोड़ा सा सिस्टम बनाया गया ताकि एक ना अभिमन्यु का चक्रव्यूह ना बन के रह जाए इंडिया में बिजनेस करना। इससे पहले बहुत सारे एक्ट्स थे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट आपको बस पता हो और आपने दोबारा इकोनॉमी क्लास में जाके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दोबारा देख लेना है। यहाँ पे मेरा बस आपको ये बताने का पॉइंट है कि कोविड के टाइम पे ये एक रेगुलेशन आई थी, 19 सितंबर को एक बिल पास हुआ था जिसने बोला कि यार अभी रुक जाओ, फ्रेश केसेस नहीं बनेंगे, उनके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे या लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबरें शुरू होती हैं, वो मेरे को डिस्कस करना बस जरूरी था, उनमें सवाल आना इतना मुश्किल है कि उनमें सवाल आएगा। अब हम 4-5 चीजें करेंगे जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। पहला, FCRA क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी करेंसी, कोई भी पैसा, कोई भी और इस तरह के जो है चीज जो मेरे को मिल रही है किसी फॉरेन सोर्स से। मैंने यहाँ पे एनजीओ बनाया है, ठीक, और यहाँ पे मैं कोई काम करता हूँ और मेरे एनजीओ को फंडिंग होती है फॉरेन से। बड़ी अच्छी बात है। बाहर भी बहुत बड़े बड़े दिल के लोग रहते हैं जो बोलते हैं इंडिया में चलो जी हम पैसे देते हैं, इंडिया में ये बंदा कोई अच्छे काम कर रहा है। बट कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में, वो क्या है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ऐसे वाले केसेस देखे गए हैं जहां पे फॉरेन फंडिंग जो है इंडिया के एनजीओज में आई, इंडिया की कंपनीज में, चलो कंपनीज के लिए तो फिर भी FIA FDI रिफॉर्म वो है, इंडिया में के एनजीओज में या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आई, लेकिन वो काफी ओपेक सा सिस्टम है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने FCRA को लेके नई रेगुलेशन लेके आई है। सरकार क्या बोल रही है? सबसे पहले तो सरकार बोल रही है कि जो पब्लिक एंटिटीज हैं, मान लो सरकारी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी उसमें इंक्लूड होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, और पब्लिक कॉरपोरेशंस, पब्लिक एंटिटीज आर नॉट अलाउड टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। कि यार सरकारी एम्प्लॉयज नहीं वो करेंगे, रिसीव करेंगे फॉरेन फंडिंग को, ठीक, सरकार नहीं करेगी। दूसरा इन्होंने कुछ ये भी बोला है कि यार अब अगर आपको फॉरेन फंडिंग रिसीव करनी है इस तरह से FCNR, तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव करना है तो कुछ बैंक्स हैं उन्हीं को परमिशन मिलेगी, और एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट होगा आपका, FCNR अकाउंट जो होगा आपका, वो आप इन्हीं बैंक्स में खुलवा सकते हो। तो आप इसी अकाउंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगवा सकते हो, ठीक। और इसमें आधार भी मैंडेटरी कर रही है सरकार, कि ताकि सरकार को अगर चेक करना हो कि यार कहीं ब्लैक मनी तो नहीं आपके पास आ रही, इल गॉटन मनी तो नहीं आ रही, और इसको ट्रेस किया जा सकता है क्या, तो वो सब चीजों के लिए सब एनजीओ को अपना आधार कार्ड वगैरह भी देना होगा। उसके बाद में ये भी था एक पहली चीज। दूसरी चीज की पहले जितनी मेरे पास फंडिंग थी उसकी 50% जो है, ठीक, वो फॉरेन फंडिंग आ सकती थी, उसको भी रिड्यूस करके 20% करने की बात की गई। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है या फिर FCRA एक्ट क्या बोलता है। तो FCRA एक्ट आपको पता हो ये क्या करता है, रेगुलेशन एक्ट, ये पब्लिक कॉरपोरेशंस को या सरकारी कंट्रोल्ड कॉरपोरेशंस को और सरकारी एम्प्लॉयज को तो बोलता है कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है टू रिसीव फॉरेन फंड्स, और एट द सेम टाइम ये एनजीओ के लिए आधार मैंडेटरी करता है, और कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स
कि स्पेसिफाइड अकाउंट्स में ही आप पैसे मंगवा सकते हो। इससे क्या होएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी फॉरेन फंडिंग की। ये सुनो, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्या हुआ बच्चे कि अभी मैं वैसे आपको अगेन मैंने बोला है मैं आपको फार्म बिल करवाऊंगा। फार्म बिल आया लोकसभा में, पास हो गया। फार्म बिल गया राज्यसभा में, पास हो गया। अब जब राज्यसभा में पास हुआ तो ऐसा बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन ने ऐसा बोला कि यार बीजेपी ने राज्यसभा में बिल पास करा दिया पर उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। कैसे पास करा दिया? वॉइस वोट से। वॉइस वोट क्या होती है? जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बोल देता है कि यार जो इस बिल के फेवर में है वो यस बोलो या फिर आए बोलो, वो जो इस बिल के फेवर में नहीं है नो बोलो या फिर ने, जो भी। तो लोग फिर बोलते हैं, जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि दोज इन फेवर ऑफ दिस बिल से आए, तो इन्होंने जोर से बोल देना आए। जिन्होंने बोला नहीं हो फेवर में बोलो नो, उन्होंने जोर से बोल देना नो। अब बोलते हैं कि जब ये फार्म बिल पास हुआ तो इस तरह से वॉइस वोट से पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में उस दिन बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है, एक बच्चे ने क्योंकि मेरे से वीडियो के नीचे कमेंट में पूछा था जब मैंने पढ़ाया था, जब ये हुआ था, तो बच्चे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल पास ना होता। अगर मान लो उस दिन राज्यसभा में ये बिल पास ना होता, मान लो मैंने ये आर्ग्यूमेंट के लिए आपको समझा रहा हूं कि लोकसभा से बिल पास हो जाता, राज्यसभा से नहीं पास होता, तो क्या होता? ज्वाइंट सिटिंग हो जाती अगले दिन, प्रेसिडेंट साहब अगले दिन ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते, उसमें पास कर देते, तो बिल तो पास होना ही था। बात यह है कि आपने राज्यसभा के गरिमा को ध्यान में नहीं रखा। ये चीज बोली गई कि आपको वहां पे प्रॉपर डिस्कशन करनी चाहिए थी, बिल को अच्छे से पास करना चाहिए था, और ये नहीं कि आपने वॉइस वोट कराई, आपको प्रॉपर वोटिंग करवानी चाहिए थी। राज्यसभा के जो उस समय के वाइस डेप्यूटी चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि टाइम का अभाव था, शोर मच रहा था बहुत ज्यादा, सारे मेरे उसके पास आके खड़े हो गए थे, कोविड का टाइम था, तो मैंने फिर वॉइस वोट से करा दिया। अगर सब अपनी सीट पे बैठे रहते और बिहेव करते तो मैं नॉर्मल वोटिंग करा लेता। एनीवेज, ऐसा जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे ऑपोजिशन राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं हरिवंश राय जी, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया कि यार ये तो भाई हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, इस बंदे को हटाना है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अदरवाइज उसका क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अरे क्या घटिया बात कर लो, अगले का राइट है भाई वॉइस वोट कराना, उसने करवा दिया, ठीक। और सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल डू नॉट इवन सपोर्ट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। एनीवेज, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो जाता तो भी क्या होता, सरकार थोड़ी गिर जानी थी, क्योंकि अगेन ये कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लोकसभा में आएगा तब सरकार को कोई खतरा है, राज्यसभा में कोई खतरा नहीं है। क्लियर? तो अदरवाइज अगर राज्यसभा में आता स्पीकर के अगेंस्ट तो फिर सरकार को खतरा हो सकता था। क्लियर? तो आपको समझ आ गया वॉइस वोट क्या होती है? वॉइस वोट होती है जब एक्चुअल वोटिंग नहीं होती है, बस दोनों साइड के बंदों को बोल देते हैं कि बोलो भी जोर से, जो ज्यादा उसे बोल दे जोर से, फिर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको लग सकता है कि चलो यार यहां से ज्यादा शोर आया, इसका मतलब इस तरफ के लोग ज्यादा सपोर्ट में हैं। अब आप बोलोगे क्या बच्चों ने बोला है तभी बता रहा हूं कि ऐसा भी तो सकता है यहाँ पे 4 लोग हों, यहाँ पे 16 लोग हों, लेकिन इनकी आवाज भी ऊंची हो। उस केस में क्या होता है, वोटिंग हो जाती है कि नहीं सर हेड काउंट कर लो आप, ये तो बात बन नहीं रही, आप हेड काउंट करो कि ज्यादा लोग हमारे पास हैं, वोटिंग कराओगे तो आप देखोगे कि मेजोरिटी इधर है। ये वॉइस वोट रखते ही क्यों है? बस इसीलिए कि यार जल्दी जल्दी काम हो जाए हमारा, ठीक, हम जल्दी से बिल पास कर दें, उसके लिए है। ब्रिटिश कन्वेंशन चली आ रही है, हम भी कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट हमारे पास खबर थी कि पार्लियामेंट ने टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिल पास किया। अब अगेन ये बिल हमारे काम का नहीं है, पर इस बिल में एक चीज बोली गई थी कि जो पीएम केयर्स फंड है
उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो फिर आपको टैक्स को लेके कुछ छूट मिलती है। तो हमारे काम का जो था वो था यहाँ पे पीएम केयर्स फंड। अब सुनो भाई, वैसे तो ये दोबारा आएगा, जब कोविड हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फंड निकाला जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। अब इस फंड को लेके प्रॉब्लम क्या है, कुछ बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं इस फंड को लेके जिसका सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। सबसे पहली वो है कि इस फंड में एलआईसी ने भी कंट्रीब्यूट किया, मान लो ओएनजीसी ने भी कंट्रीब्यूट किया, पीएसयूज जो है एनटीपीसी ने भी कंट्रीब्यूट किया। अब ये जो है एलआईसीज और ओएनजीसीज और एनटीपीसीज ये क्या है, ये गवर्नमेंट सरकारी महकमे है। इनका जो पैसा है बेसिकली वो किसका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो अगर ये वाली बॉडीज पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो फिर क्या चाहिए, पीएम केयर्स फंड के अंदर टैक्स पेयर्स का पैसा जो अदरवाइज होता वो जा रहा है तो इसको आरटीआई के अंडर भी होना चाहिए, इसका ऑडिट भी सीएजी को करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये बोला कि ये सीएजी के अंडर भी नहीं आएगा, इसका ऑडिट प्राइवेट इंडिपेंडेंट ऑडिटर होएगा, और सरकार ने ये भी बोला कि आरटीआई के अंडर भी नहीं आता। पहली चीज। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम है इसमें, वो कंपनीज जिनकी साल की टर्नओवर होती है 500 करोड़ से ऊपर, उनको एक सीएसआर कंपनीज एक्ट के हिसाब से उनको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर अपने कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। किस चीज में, इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। मान लो आप कोई हॉस्पिटल चला दो, आप कोई स्कूल चला दो, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक, चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड, कि आप समाज का यू गिव बैक टू द सोसाइटी, जिस सोसाइटी ने आपको 500 करोड़ रुपए से ऊपर की टर्नओवर करके दी है। अब यहां पे ये भी बोल दिया गया कि इसमें से जो पीएम केयर्स फंड में पैसा जाएगा वो भी आपका सीएसआर कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो ये भी थोड़ा गलत बोला जा रहा है कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि कंपनी शुड बी promoted to spend on gender equality, maternal health, immune deficiency and then so on, इस तरह की चीज, ठीक, इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज को कॉम्बैट करना है, इस तरह की चीजें। चलें आगे। नाउ एक और जो न्यूज है, अगेन 25 सितंबर को नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये कोई खबर नहीं है कि यार 25 सितंबर को उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अपने को ये पता हो कि नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या। पहले हमारी कंट्री में एमसीआई थी, आई थिंक मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, या कुछ ऐसा ही नाम था उसका, उसको रिप्लेस किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आई बेग योर पार्डन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस करके हमने बनाई है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये क्या करती है, बेसिकली नीति आयोग ने ये आइडिया दिया था कि यार अब इसको रिप्लेस किया जाए, ये बहुत इनएफिशिएंट है, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इसकी जगह पे होनी चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन। इसका काम है सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनकी फील्ड में पॉलिसीज बनाना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, उसको रिलेटेड अपना उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया की हेल्थ केयर में, प्राइमरी हेल्थ में, सेकेंडरी हेल्थ में, टर्शरी हेल्थ में क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अपने को क्या कितने चाहिए, स्टेट मेडिकल काउंसिल जो हैं जितनी भी, वो नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद में जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वाले जो हैं वो भी गाइडलाइंस जो इंडिया की मेडिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेसिकली आपने सुना होगा व्यापम, एक बहुत स्कैम हुआ था बहुत बड़ा एमपी में, तो उसके बाद में और उससे पहले भी ऐसा माना जाता है कि जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हाउ द मेडिकल इन इंडिया फंक्शंस इज अ वेरी ओपेक डोमेन, तो उससे रिलेटेड अब ये मेडिकल नेशनल मेडिकल वो लेके आए हैं कमीशन। अब इसी के अंडर अदरवाइज आपको पता हो कि 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स भी काम करते हैं। एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो अंडर ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए एक बोर्ड, एक मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एक पोस्ट ग्रेजुएट पीजी
मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और एक एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक, तो अब क्या होगा, एनएमसी के अंडर मेडिकल कॉलेजेस को एक बार अप्रूवल लेनी होगी और उसके बाद में उनको नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनको बहुत हैवी फाइन होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट भाई सुनो, ये बड़ा सिंपल सी कोई खबर है, लेकिन बस मैं आपको एक दो वर्ड ही बताना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि फादर की प्रॉपर्टी में जो डॉटर है वो क्या है, कोपार्सनर, मतलब वो बराबर की हकदार है। अभी बेसिकली एक ना हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, इस एक्ट को अमेंड किया गया था और सेक्शन 6 जो इसका है उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट चल रही थी। सो 2005 में ये बोला गया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटी भी उतनी इक्वल हकदार है जितने की सन्स हैं। इस चीज को हम बोलते हैं को पार्सनर। ठीक है वो। अब इसमें एक चीज थी, ये केस चल रहा था कि यार एक सेकेंड, ये उन फादर्स की बात हो रही है जो उस समय जिंदा थे या उससे पुराने, इस जजमेंट से पहले अगर कोई फादर जा चुका है उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि यार भाई बात सुनो ध्यान से, कोई प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट की गई है, फादर साहब की है, तो वो जितनी उनके बेटे की है उतनी उनके डॉटर की है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार हैं बेटियां। ये आपको एक लॉ रूल अदरवाइज पता हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू है आपको ये पता हो, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ये पता हो, और इस चीज को बोलते क्या है, बराबर की हकदारी को कोपार्सनर। ठीक, तो ये जो एक खबर है ये अगस्त में आई थी। अब लाइक आई सेड कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीने में ना पॉलिटी रिलेटेड एक और चीज हुई और वो बहुत ज्यादा बड़ी है, वो है 3 फार्म बिल्स। वो जो है ना वो मैं आपको ऐसे किसी चलती फिरती वीडियो के बीच में नहीं कराना चाहता, मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो मैं बना दूंगा अभी एक आधे हफ्ते में, इस हफ्ते में ही बना दूंगा एंड तक, तो आप उसको देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। चलो, आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर।